सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में राहुल एग्जाम एक्सप्रेस क्लास 10th मैथ जो अनसोल्ड पेपर है तो उसका सेट नंबर 2 हल कराने वाले हैं। यदि आपने सेट नंबर 1 का हल नहीं देखा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके वीडियो को देख लेना आप। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला है, कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म। देखो सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो, जिसका मासा 1 हो तो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो पहले विकल्प देखिए, तो यहाँ पे 7 और 21 है। अच्छा ये बताओ 7, देखो ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो तो वही युग्म सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे 7 और 21, 7 21 में कितने का भाग लगेगा, 7 का भाग लगेगा, तो ये इसका मासा 7 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। यानी जिसका मासा 1 हो वही विकल्प सही होगा। 31 93, तो 31 एकन 31 31 या 93, तो इन दोनों का मासा 31 हो गया और इन दोनों का मासा 7 हो गया। अब 5 15, ये दोनों संख्या 5 से कटेंगे तो इनका मासा 5 हो गया। अब 18 25 किससे कटेगा, 18 25 किससे कटेगा, ये 1 से कटेगा। देखो ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो, ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो वही सहअभाज्य युग्म कहलाता है। तो 18 25 सिर्फ 1 से कटेगा तो इनका मासा 1 हो जाएगा, तो यही विकल्प हो जाएगा आपका। चलिए एक बार फिर सुन लें, ऐसा युग्म जिसका मासा 1 हो सहअभाज्य युग्म कहलाता है। ठीक, तो इसका मासा 1 है और इसका मासा 7 है, इसका मासा 5 है, इसका मासा 31 है और इसका मासा 1 है, तो इसलिए यह संख्या हमारी सहअभाज्य युग्म आ गई। और बेटा बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये। चलिए अगला देखिए, 144 के अभाज्य गुणनखंड, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना होगा। अब इसे कैसे करेंगे देखना, इसको थोड़ा साइड पे लगा दें हम। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 2, 144 के अभाज्य गुणनखंड काटने हमें। तो 2 7 14, 2 दूनी 4, ये 36 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। अब ये 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, फिर 3 एकन 3। अब यहाँ पे लिखेंगे 144 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 और गुणा 3 गुणा 3। अब ये 2 पे घात 4 और 3 पे घात 2, तो इन घातों का योगफल पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, घातों का योग। तो बेटा यहाँ पे घात कितनी है 2, यहाँ कितनी है 2, सॉरी ये 4 है ये 2 है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 2 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक, अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, एम के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना इतना एक अद्वितीय हल होगा। ठीक, अद्वितीय हल होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। तो कैसे करेंगे देखना है यहाँ पर। अब प्रश्न नंबर हमारा 3 है, एम के किस मान के लिए, एम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y बराबर 3 और 3x प्लस एम वाई बराबर 1 का अद्वितीय हल है। तो कैसे करेंगे देखना। और थोड़ा आपको एक चीज बता दें, देखो अद्वितीय हल क्या होता है, अद्वितीय हल तो इसमें a1 बटा a2 और नॉट इक्वल b1 बटा b2 लिखा जाता है। ठीक है, और नंबर 1 कोई हल नहीं है या अनेक हल है। नंबर 2 में लिखेंगे अनेक हल है। जब अनेक हल होते हैं तो लिखा जाता है a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 और इक्वल c1 बटा c2, तो ये लिखा जा पाया आप। ठीक है, तो और इसके बाद कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ये 3 चीजें होती हैं। ठीक है, अद्वितीय हल में ये लिखा जाता है ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, और अनेक हल में ये लिखा जाता है ये संपाती रेखाएं होती हैं, और कोई हल में कोई हल नहीं है। नंबर 3 डाल के लिखेंगे तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2, तो ये कोई हल नहीं की कंडीशन है। तो ये तीनों याद कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर देख रहे हैं, इसका हमारा तीसरा है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे समीकरण दे रखा है x - 2y बराबर 3 और ये है 3x प्लस एम वाई बराबर 1। तो इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, यानी अद्वितीय हल, ये करा अद्वितीय हल में ऐसे लिखेंगे इसको हम। तो देखो यहाँ पर 1 मानेंगे तो 1 बटा 3 और -2 बटा एम बराबर लिख के काट देंगे तो -2 बटा एम। अब इसका कैसे गुणा करा दो, तो एम का गुणा 1 में कराओ एम
और 3 का गुणा 2 में कराओ तो माइनस का 6, बस यही आंसर आ गया आपका। अरे m का 1 में करेंगे m और 3 दूनी 6 तो -6 हो जाएगा। चल प्रश्न नंबर 4 है हमारा, बाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है तो का निर्देशांक होगा। तो हमें बाई अक्ष के निर्देशांक ज्ञात करने, तो कैसे करते हैं देखना भैया। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर हमारा सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे ए के निर्देशांक है 6,5 और बी के निर्देशांक है -4,3। ये कामा कच नहीं लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार, इसका नाम ए और इसका नाम बी और बीच में लिख लो पी। तो 6,5 -4,3 या बाई अक्ष है तो बाई अक्ष की निर्देशांक होगा 0,22। ठीक, इस प्रकार ही है। अब यहाँ बेटा इन दोनों के बीच की दूरी फिर बराबर इन दोनों के बीच की दूरी को सूत्र लगा देंगे। तो आप लिखेंगे ए पी बराबर पी बी, इन दोनों के बीच की दूरी। तो सूत्र लगाएंगे x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। अब जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगता है तो यहाँ पे जो अनुरूढ़ है वो नहीं लगेगा। अब देखिए ए के निर्देशांक कितने हैं बेटा, ए के निर्देशांक है हमारे 6,5 और पी के निर्देशांक है 0,22। इसी प्रकार यहाँ पी के निर्देशांक हो जाएंगे 0,22 और इसके हो जाएंगे -4,3 और ये बिंदु यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो x1 की जगह पे 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और x2 की जगह पे 0 और इसका होल वर्ग प्लस y1 की जगह पे 5, y1 की जगह 5 और y2 की जगह पे 22 -22 और इसका होल वर्ग बराबर x1 की जगह पे 0, x1 की जगह पे 0 और x2 की जगह पे -4 है तो +4 हो जाएगा और इसका होल वर्ग प्लस y1 की जगह पे 22 माइनस और y2 की जगह पे 3। अब इसका प्रसार कर दीजिए तो बेटा ये 36 बन जाएगा प्लस ये 25 होल वर्ग खोलेंगे a - b का होल वर्ग a² प्लस b² और माइनस का 10y इतना और बराबर ये हो जाएगा 16 प्लस y² प्लस का 9 और माइनस का 6y। भैया a - b का होल वर्ग खोल दिया हमने। अब देखो y² से y² कट जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 36 और 25 ये दोनों जुड़ जाएंगे 6 5 11 61 हो जाएगा ये और माइनस का 10y बराबर 25 16 और 9 25। एक काम करिए इसे जोड़ो ना आप, इसे लिख दो 36 प्लस 25 और माइनस 10y। ठीक, इसको ऐसे लिख दीजिए आप। अब यहाँ देखो 16 9 25 हो जाएगा 25 माइनस 6y। अब 25 से ये 25 कट गया इसलिए मैंने नहीं जोड़ा। ठीक, मुझे पता कट गया ये कट जाएगा तो इसलिए मैंने नहीं जोड़ा। अभी 10y को उधर भेज दीजिए तो 36y और बराबर ये माइनस है प्लस माइनस हो तो जाएगा प्लस हो जाएगा तो -6y और प्लस का 10y। तो ये अगर 36 खाली 36 लिखिए ना यार, 36 बराबर यहाँ पे 4y बचेगा तो 4 × 4 4 नेम 36। तो यहाँ पे y बराबर हमारा 9 निकलेगा। तो जो हमारे बाई अक्ष के निर्देशांक थे वो क्या थे 0,22 था 0,22। तो y का मान 9 निकला है। y का मान कितना 9 हुआ। तो जो निर्देशांक है हमारे निर्देशांक, अरे यार निर्देशांक है हमारे 0,22। ठीक है, और y का मान 9 निकला है तो 0,9 बेटा यहाँ पे y बना हुआ है। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है तो 360 या 720 में देखिए जाके। ठीक, हाई क्वालिटी में देखिए वीडियो साफ दिखेगा आपको। और फिलहाल कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं वीडियो साफ देखे बच्चों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप, वीडियो को रोको आराम से नोट कर लिया करें। प्रश्न नंबर 5 है हमारा। देखो के किस मान के लिए के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतने इतने अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होंगे यहाँ पे क्या होगा, तीनों बराबर होते हैं, तीनों बराबर होते हैं यानी अपरिमित रूप से अनेक हल, समांतर रेखाओं वाला सूत्र लग जाएगा यहाँ पर। चलिए भाई, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है हमारा।
तो यहाँ पे एक्स प्लस के वाई बराबर 1 है, फिर के एक्स प्लस वाई और बराबर के स्क्वायर है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल है बेटा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखो यहाँ पे 1 है तो 1 बटा के, अपरिमित रूप से अनेक हल है तो इसकी कंडीशन ये होती a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 और इक्वल c1 बटा c2। ये होती समांतर रेखाएं हमारी होती है। कैसी होती हैं? ये होती समांतर रेखाएं, समांतर नहीं समपाती रेखाएं होती है। बच्चों माफी चाहता हूँ, समपाती रेखाएं। और इसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल, और साथ में ये संगत भी होती हैं। ये तीन चीजें होती है हमारी, ठीक है, समपाती रेखाएं, अनेक हल और संगत। तो यहाँ पे मान लगा दीजिए, देखो ये 1 है और ये के है, तो 1 बटा के बराबर, ये के है यहाँ पर 1 है तो के बटा 1 बराबर 1 बटा के स्क्वायर। अब इसमें से कोई भी दो अनुपात बराबर कर लीजिए। तो मान के चलो ये वाले हम दोनों बराबर कर रहे हैं। चलिए जब ये दोनों बराबर करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर के 1 बटा के और बराबर के बटा 1। इसका कैसे गुणा करो? इसका इसमें, इसका इसमें, तो के स्क्वायर बराबर, अरे भैया हो जाएगा क्या, के स्क्वायर बराबर 1। अब इधर से घात हटेगी तो इधर अंडू लग जाएगा, तो के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 और 1 पे अंडू लगता नहीं है तो के बराबर प्लस माइनस 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो कौन सा विकल्प सही है हमारा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए भाई, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है। छः में एक्स का मान बताना हमें, तो 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और बराबर 1 बटा 7। तो यहाँ पे कैसे गुणा करिए? इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 और बराबर 7, 2 को उधर भेज दीजिए तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 प्लस 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। इधर से घात हटेगी तो अंडर रूट लग जाएगा, तो एक्स बराबर अंडर रूट 9 और इसके साथ प्लस माइनस चिन्ह लगेगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3। ये इसका आंसर आ गया। तो इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा हमारा सी। ठीक, अगला देखिए प्रश्न नंबर 7। जो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है, तो ए के निर्देशांक ज्ञात करिए। ठीक है, तो केंद्र के निर्देशांक कितने? 2, -3, यानी केंद्र का निर्देशांक है 2, -3 और बी के निर्देशांक है 1, 4। तो ए के निर्देशांक ज्ञात करने, तो कैसे करेंगे देखना। तो प्रश्न नंबर है हमारा 7, एक बनाना वृत्त इस प्रकार। बेटा ये हो गया हमारा व्यास, तो यहाँ पे केंद्र के निर्देशांक है 2, -3 और आपको पता है केंद्र होता है वृत्त के बीचों बीच में होता है, और यहाँ पर कर लो ए, यहाँ पे कर लो बी। तो बी के निर्देशांक है 1, 4 और ए के निर्देशांक मान के चलो x, y है। तो कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम भैया, क्या लिखेंगे देखना, ये बिंदु O होता है बीच में, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु O के निर्देशांक। तो इसका जो सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। बेटा ये सूत्र होता है इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक का। ठीक है, चलिए मान लगा दीजिए इसमें। तो देखो ए बी का मध्य बिंदु कौन है? ए बी का मध्य बिंदु O है और O के निर्देशांक कितने हैं? 2, -3। तो यहाँ पे 2, -3 लिखेंगे। अब ये x1 का मान x है तो यहाँ पे x लिख लीजिए, और x2 का मान 1 है तो यहाँ पे 1 और बटा 2, y1 का मान y है तो y लिख लें आप, और y2 का मान 4 है तो यहाँ पे 4 लिख लें और बटा 2। ठीक, अब बेटा यहाँ पे देखो ये भुज यानी भुज बराबर भुज करेंगे और कोट बराबर कोट करेंगे, यानी इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 2 बराबर x + 1 बटा 2। तो इसका कैसे गुणा करेंगे? तो ये x + 1 बराबर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 1 को उधर भेजेंगे तो x बराबर 4 - 1 तो x बराबर 3।
ठीक, अब ऐसे लेकर करिए। अब इनको बराबर, कोट को बराबर करिए। जो अरे भैया पहली वाली भुज भुज कहलाती है, ये कोट कहलाएगी आपके। तो -3 बराबर बाई प्लस 4/2। तो इसके नीचे एक कर लो, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें। तो बाई प्लस 4 बराबर -6 और 4 को उधर भेज दीजिए आप। तो बाई बराबर -6 और -4, तो बाई बराबर हो जाएगा -10। ये तो हमें एक्स के निर्देशांक निकालने थे बेटा। किसके निर्देशांक निकालने थे? देखो एक्स है ये, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आप लिखेंगे यानी ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक हमने एक्स का मान बाई माने थे। तो एक्स का मान कितना? 3 है और बाई का मान -10 है। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये वीडियो को रुक के आराम से नोट कर लिया करें। ये प्रश्न नंबर 7 था। अब प्रश्न नंबर 8, चलिए 8वां देखिए, हटा रहे हैं इसको। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा। प्रश्न नंबर 8 का समीकरण दे रखा है 3x² -12 के प्लस का k बराबर 0। के मूल बराबर है, के मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात करिए। तो देखो जब के मूल बराबर हो, यानी मूल बराबर हो, तो क्या करते हैं? तो पहले तो a बराबर यहाँ पे कर लो 3, b बराबर -12 और c बराबर k। जब मूल बराबर होते हैं तो b² यानी d बराबर, अरे तेरी की, d बराबर 0। ठीक, ये ऐसे समझिए सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0। जब मूल बराबर हो तो b² - 4ac बराबर 0 सूत्र लगाना आपको। b का मान कितना है? -12 का वर्ग -4। ठीक, a का मान कितना है? 3, फिर गुणा c का मान कितना है? k और बराबर 0। अब इसको थोड़ा और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 12 में 144, 144 और -4 तो ये 12, 144 लिखा हुआ है, k और बराबर 0। अब 12 k को उधर भेज दो तो 144 बराबर 12 k, 12 1 12, 12 12 में 144, तो k बराबर हमारा 12 निकल के आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक, तो इसका विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 9 है आपका, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, यानी दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, यानी कि आकार ये दोनों समान है, एक जैसे हैं बिल्कुल, बस एक छोटा और एक बड़ा है, परंतु माप आवश्यक रूप से समान ना हो, अर्थात इनकी जो मापें हैं वो समान ना हो। ठीक है, तो समान ना हो तो कहलाती हैं। तो इस प्रकार यानी कि भैया कोई भी दो आकृत आकार में समान होंगी, ठीक है, आकार में समान होंगी, एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी, तो वो दोनों आकृति समरूप होती हैं आपकी। कैसी होंगी? समरूप होंगी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा समरूप आकृतियां। प्रश्न नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 10 है, समीकरण युग्म x - y + 3 बराबर 0 तथा 2x - 2y + 6 बराबर 0 का हल होगा। चलो देखिए, तो पहले नंबर 10 लिखेंगे यहाँ पे, x - y + 3 बराबर 0, फिर इसके बाद 2x - 2y + 6 बराबर 0। तो बेटा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पे 1/2 बराबर -1/-2 बराबर 3/6। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 3 3 दूनी 6, तो 1/2 और 1/2 और ये 1/2, ये तीनों आपस में कैसे हैं? बराबर। तो संपाती रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं, और अनेक हल होते हैं इसके, अनेक हल, और साथ में संगत भी होता है। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, तो क्या लिखा हो? अनेक हल हैं। ठीक, क्या अनेक हल हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा भैया अनेक हल हैं ये। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल समान है तो के का मान ज्ञात करिए। तो बेटा प्रश्न नंबर 8 की तरह है, बिल्कुल सेम भाई, उसी की तरह लेना, प्रश्न नंबर 8 की तरह गए। अब यहाँ पर अगला देखिए प्रश्न, यहाँ पे 5 के 2 क्रमिक 5 के 2 क्रमिक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, तब संख्याएं हैं। तो देख लो भैया, 5 के क्रमिक गुणनखंड होने चाहिए, 5 के 2 क्रमिक गुणजों का गुणनफल, देखो ये सही है, ये भी ठीक, ये भी क्रमिक गुणनखंड है, ये भी क्रमिक गुणनखंड है, और ये भी क्रमिक गुणनखंड है, और ये भी क्रमिक गुणनखंड है। तो गुणा देखो, यानी इन संख्याओं को गुणा करिए, किसका? 300 हो रहा है। देखो 15 दूनी 300,
सॉरी 15 दूनी 30 और 1 0, तो इसका विकल्प नंबर डी हो जाएगा। इन दोनों गुणा करेंगे 300 आएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर हमारा 13। तो यहाँ पे दे रखा tan थीटा बराबर 8/5, सॉरी 15 है। तो बेटा tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा हमारा 8 और आधार हो जाएगा 15। तो इसमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक। तो 15 का वर्ग और प्लस 8 का वर्ग, तो 225 और प्लस 64। तो इनको जोड़ेंगे तो आपका 9 8 2 89 हो जाएगा। के का वर्ग, तो इधर से घात हटेगी तो के का मान मिलेगा, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा √289 और ये 17 का होता है, ठीक 17। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या पूछ रहा, कौशिक पूछ रहा, कौशिक थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कौशिक थीटा, ठीक कौशिक थीटा। और कौशिक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। क्या होता है, कर्ण बटा लंब। अरे तेरी लिख जा यार, कर्ण बटा लंब। देखो यहाँ समझिए, लाल बटा कक्का होता है, लाल बटा कक्का, ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टैन, और ये होता है कौशिक, और ये होता है सेक, और ये होता है कॉट। तो देखो कौशिक लिखा हुआ, कौशिक कर्ण बटा लंब, तो वही लिखा हमने कर्ण बटा लंब। और कर्ण कितना 17 है हमारे यहाँ पे, देखिए 17, तो यहाँ पे लिख दो 17 इसी के सामने। और लंब कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दो, तो 17/8 इसका आंसर आ गया। कहाँ पे देखिए 17/8 हमारा ए सही हो जाएगा। अगला देखिए भैया प्रश्न नंबर 14। तो यहाँ पे 3 और 3 की 2 cos 3 थीटा बराबर हमारा 1। तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ये 2 इसके भाग में जाएगा, 2 जाएगा भाग में इधर, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब यहाँ पे देखो cos है, तो cos में ही देखिए 1/2 किसका है, तो cos 3 थीटा बराबर cos 60 का मान है। कितने का मान है 60 का। तो बेटा cos से cos कट जाएगा, तो 3 थीटा बराबर निकलेगा 60, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 20, तो थीटा बराबर मान निकलेगा 20 अंश। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए भैया 20 अंश पे टिक लगा दीजिए, तो इसका हमारा सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यानी उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 15 लिखने पहले, A8 माइनस A5 बराबर 9। तो प्यारे बच्चों 8वां पद लिखा जाता है A + 7D, ठीक। ये 5वां समांतर श्रेणी का 5वां पद है, तो 5वें पद को लिखा जाता है 1 + 4D और बराबर 9। अरे भैया समांतर श्रेणी का 8वां पद लिखा जाएगा A + 7D, एक कम करके लिखा जाएगा, यहाँ 5 है तो A + 4D। अब जब कोष्टक से बाहर माइनस चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो A + 7D यहाँ माइनस A हो जाएगा, ये माइनस का 4D हो जाएगा, बराबर 9 हो जाएगा। तो बेटा A से A कट जाएगा, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3D बचेगा और बराबर 9, और 3 एकम 3 3 त्रिका 9, तो D बराबर बचेगा हमारा 3। ये इसका आंसर आ गया। चलिए जल्दी देखिए कहाँ पे टिक लगाइए आप जल्दी से, तो इसका नंबर हो जाएगा हमारा 3। अब यहाँ पे अगला है प्रश्न नंबर 16 हमारा है 325 का प्रधान कारक, यानी 325 का प्रधान कारक क्या है। तो पहले 325 को भाग द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें क्या घटाएंगे संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो कक्षा 8 में आपने सवाल पढ़े होंगे। तो 325, ठीक, भाग द्वारा वर्गमूल निकालेंगे पहले, इसका ध्यान समझना इसको। तो यहाँ पर जोड़ा बनेगा यहाँ से और यहाँ से, अब इसमें भाग लगेगा हमारा 1 का लगेगा, तो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक। तो 2 बचेगा। अब इसका उतारा लेंगे 25 का, 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 और 1 2। अब इसका 1 छुपाएंगे तो ये हमारा चला जाएगा लगभग 18 बार, सॉरी 9 बार, 9 दूनी 18, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा ये, हाँ। तो इसमें 8 बार चलाया जाए, तो 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 8 8 64 की 4, 8 8 64 की 4 हाथ से लगी हमारी कितनी 6 लगी है,
और 8 एकन 8, सॉरी 8 दूनी 16 और 16 6 22। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ? 1 बचा हुआ है। अब ये 1 बचा है हमारा, क्या बचा है? 1। तो 1 है बेटा, ये 1 इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा ये 325 में 1 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 324। अब 324 किसका वर्ग है? ये 324 18 का वर्ग। किसका वर्ग है? 18 का वर्ग है। ठीक है, तो 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 ही लिख सकते हैं, इसका वर्ग। तो ये घात दोनों के ऊपर आ जाएगी, 2 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 2, तो आपका हो जाएगा 4 गुणा 9 गुणा 9। ये हो गया इसका प्रधान कारक। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जिस संख्या का प्रधान कारक पूछा जाएगा तो उसमें क्या करें? पहले भाग द्वारा वर्गमूल निकाल के, ठीक, जो उसमें शेष बचेगा, यहाँ पे 1 बच गया तो पहले इसमें 1 घटाएंगे तो कितना बचा हुआ? 324 बचा हुआ है। फिर 324 किसका वर्ग है? ये 18 का वर्ग है। फिर 18 का वर्ग है, ये इसके काटेंगे गुणनखंड। ठीक है, इसके ऊपर घात 2 लगाएंगे, फिर 2 इसके ऊपर रखेंगे, फिर 2 इसके ऊपर रखेंगे, फिर 2 इसके ऊपर रखेंगे, तो 2 दूनी 4, 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9। तो बेटा विकल्प नंबर आपका आ गया कौन सा है? ये ए सही हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय परिवृत्त की माप नहीं है? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा मानक विचलन। ठीक है, याद कर लेना भैया आपको। अगला देखिए, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा? चलिए कैसे करते हैं देखना। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 है हमारा, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। अरे तो ये हट जाए भैया। प्रश्न नंबर 18 है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका माध्य चाहिए हमें। तो माध्य बराबर बेटा, माध्य होता है बीच वाली संख्या। माध्य क्या होता है? बीच वाली संख्या। ठीक है, तो देखो इसमें बीच में कौन है? 5 है, इसका आंसर 5 हो जाएगा ये। या ऐसे करिए, ये हमारी संख्या क्रमागत है, ये संख्या हमारी क्रमागत है। पहली संख्या अंतिम संख्या, इन दोनों का जोड़ 1 और 9 10 और बटा 2, तो 2 एकम 2 2 पंजे 10। ये आंसर आ गया निकल के। ठीक है, देखो माध्य निकालने के पास आपके पास 3 तरीके हैं। या तो इन सबको जोड़िए, 9 का भाग लगाइए तो माध्य मिल जाएगा। या फिर बीच वाली संख्या कौन सी है? 5 है तो माध्य हो गया। या पहली संख्या और ये अंतिम संख्या। बस आपको एक चीज बता रहा हूँ, जब क्रमागत संख्याएं दी हों, यानी संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, संख्याओं के बीच में, यानी प्रत्येक स्थान पर संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, तो आपको क्या करना है? पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लेना है, यानी 9 और 1 10। कितना हो गया? 10 और बटा 2 कर देना। 2 एकम 2 2 पंजे 10। सबसे बढ़िया तरीका, और गलत भी नहीं होगा कभी, बता रहा हूँ मैं आपको। एक बार फिर सुनिए, यदि संख्याओं के बीच में समान अंतर है, देखो यहाँ पे सब में एक एक का अंतर है नहीं है, तो पहली संख्या लेनी है और अंतिम संख्या लेनी है। पहली अंतिम को जोड़ दो, 10 और 2 का भाग लगाओ, हमेशा 2 का भाग लगेगा, तो कितना आएगा आंसर? 5 आएगा। और विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा पहला। अब इसके बाद अगला देखिए, प्रश्न नंबर 19 नंबर हमारा, तो इसका हम बहुलक ज्ञात करना। तो उसका सूत्र होता 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक और प्लस 2 गुणा माध्य। ये सूत्र होता हमारा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 3 गुणा, इसमें माध्यक देखो कितना है, इसकी माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं, 16 है, बराबर बहुलक तो हमें ज्ञात ही करना है, प्लस 2 गुणा माध्य है हमारा 15, तो 48 बराबर 15 दूनी 30 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। और 30 को उधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस 30 बराबर बहुलक। तो 48 में 30 घटाओ कितना बचेगा? 18, तो बहुलक बराबर 18, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 20 नंबर कैसे करते हो हम। प्रश्न नंबर 20 है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? अब यानी कि प्रथम 10 हमारी प्राकृतिक संख्या है, इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो बेटा यहाँ पे n बराबर कितना है आपका?
n बराबर, देखो एक काम करिए ना आप, इसमें देखो बीच में कौन है, 1 2 3, ये संख्या बीच में है, ये वाले दोनों हटा दो, 2 का भाग लगा दो, बात खत्म। अरे भैया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है, तो बीच में संख्या कौन कौन सी, ये दोनों बीच में संख्या है हमारी, तो 5 + 6 बटा 2 कर दीजिए, तो हो जाए 11/2, 11/2, तो 11/2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5.5 निकल के आ जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद प्रश्न चल रहे हैं आपके भैया यहाँ से लिखने वाले प्रश्न सभी खंड हल कीजिए। प्रश्न नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, अब इसको हटा रहे, अब यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 21 का सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपर में संख्या। इसे कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे 21 का नंबर है का, तो यहाँ पे लिखेंगे माना 5 + √3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या, जब एक परमेय संख्या है तो बेटा इसे p बटा q के रूप में लिखा जाएगा। तो 5 + √3 बराबर p बटा q। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0, ये लिखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस 5 को इधर भेजेंगे। इस 5 को देखो, एक बात समझिए प्यारे बच्चों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा तो सबसे पहले तो आपको यही लाइन लिखनी है, सबसे पहले यही लाइन लिखनी है। अब इसके बाद यहाँ पे होगा क्या, हमेशा अंडर वाली संख्या को अकेला रखिए आप, यानी अंडर वाली संख्या को हमेशा अकेला रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे √3 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर p बटा q - 5। अब इसके नीचे कर लेंगे 1, जब इसके नीचे 1 करेंगे तो हो जाएगा √3 बराबर, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो p - 5q और बटा q। इतना ही छोड़ दो, बस यहीं पे सवाल खत्म हो गया आपका, यहीं पे सवाल खत्म हो गया। आप थोड़ी हिंदी लिखी जाएगी। एक बार फिर समझिए, जब भी इस प्रकार का सवाल होगा तो हमें क्या करना है, अंडर वाली संख्या को अकेला रखना है। तो देखो √3 यानी अपरमेय संख्या को हमेशा अकेला रखना है। तो यहाँ पे देखिए 3 रह गया, अपरमेय संख्या है, बस यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे p - 5q बटा q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, तब जब एक परमेय संख्या तो बेटा ये भी परमेय संख्या होगी, तब √3 भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परमेय संख्या है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अतः ये वाली क्या होगी, परमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 5 + √3 भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो अपने लाइन से लिखेंगे लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है, तब √5 + √3 भी एक अपरमेय संख्या है। तो ये हो गया प्रश्न आपका बेटा। ठीक है, चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए। बस इस प्रश्न में हिंदी लिखने पर थोड़ा हिंदी आप याद कर लीजिए भैया इसको। चलिए अगला देखिए प्रश्न आप। अब प्रश्न नंबर है हमारा, प्रश्न को पूरा देख लें एक बार। अब प्रश्न नंबर 21 का खा। तो यहाँ पे 21 नंबर खा देखिए आप। तो यहाँ पे कह रहा है ये cos a बराबर √3 बटा 2, cos a बराबर √3 बटा 2। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है sin 2a का मान कितना होगा। चलिए,
तो प्यारे बच्चों देखो कॉस है यहाँ पर, क्या कॉस, तो कॉस में ही देखिए ये मान किसका है, तो कॉस ए बराबर, ये कॉस 30 का मान है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो ए बराबर निकलेगा 30। तो यहाँ पे मान लगा दीजिए, तो देखो साइन, हमारा साइन कितना है 2a है, तो साइन 2 गुणा 30, ए का मान 30 लगा दीजिए, तो ये साइन 60 हो गया, और साइन 60 का मान √3/2, ये इसका हल हो गया। चलिए भी अगला देखिए प्रश्न नंबर का है, सिद्ध कीजिए कि किसी बेलन के आयतन का दोगुना, देखो थोड़ा समझो, यहाँ पे दिखा दे प्रश्न आपको, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। चलो कैसे करते हैं देखना। तो प्रश्न नंबर है हमारा 21 का गा। देखो बेलन के आयतन का दोगुना, बेलन के आयतन का दो, अरे ये हिंदी ना लिखो, देखो समझो, बेलन के आयतन का दोगुना, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, और इसका दोगुना, तो 2 का गुणा करा दीजिए। अब कह रहा है उसके वक्रपृष्ठ, उसके वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है भैया, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, उसके वक्रपृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो वक्रपृष्ठ होता है 2πr और h, देखो एक बार फिर समझिए, पहले बेलन का आयतन, यानी बेलन के आयतन का दोगुना, ठीक है, फिर क्या कर रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ और उसकी त्रिज्या का गुणनफल। अब ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एक बार प्रश्न को फिर समझ लीजिए, प्रश्न कह रहा है बेलन के आयतन का दोगुना, बेलन के आयतन का दोगुना, फिर कह रहा है उसका वक्रपृष्ठ, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। तो बेटा ये बेलन का वक्रपृष्ठ और ये त्रिज्या, तो इन दोनों का गुणनफल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr² और बराबर 2, और ये पाई पर आर का आर में करेंगे तो r² और ये h, बस हो गया प्रश्न आपका, इतना ही रहेगा, बस हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर है घा घड़ी, कैसे करेंगे देखना। तो हमने 21 की घा की टेबल बना ली है, तो इसकी हमें वो क्या नाम है, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता निकाली जाती है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो पहले 2 लिख लो, 2 में 8 जोड़ो 10, और 10 में 30 जोड़ो 40, 40 में 15 जोड़ो, 40 में 15 जोड़ो तो आपका हो जाएगा ये 55, और 55 में 5 जोड़ो तो आपका हो जाएगा ये 60। तो बेटा यही n का मान होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे n बटा, यानी n बराबर 60। तो ये n बराबर 60 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें करना है n/2, तो n का मान 60 है, तो 60/2 बराबर 30। अब आप इसमें ये देखिए, ये 30 है, संचयी बारंबारता में किसके बीच आ रहा है, तो बेटा 30 देखो यहाँ पे आ रहा है, देखो 30 किसके बीच है, ये 30 40 के अंदर है, यानी 30 किसके अंदर है पहले ये देखना है। तो 30 किसके अंदर है, तो ये 40 के अंदर है। तो इसके सामने वाला ये हो जाता है एफ, इससे ऊपर वाला हो जाता है सी एफ संचयी बारंबारता, और ये हो जाता है एल बराबर 20। ये मान निकल के आ गए। एक बार फिर समझिए, तो पहले इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के बाद यहाँ पे जो 60 यानी जो अंतिम संख्या आएगी इसे n से लिखेंगे, यानी n बराबर 60 हो जाएगा। फिर n/2 निकालेंगे, n का मान 60 है तो ये 30 निकला। अब 30 किसके अंदर है, यानी 40 के अंदर आता है ये, ठीक है। तो इसके सामने वाला f हो जाएगा, और ये वाली l हो जाएगी, और इसके ऊपर वाली cf हो जाएगी। तो यहाँ पे माध्यिक बराबर सूत्र लगाएंगे हम, और इसके बाद h, यहाँ पे कितने कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो यहाँ पे हो जाएगा h बराबर हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे माध्यिक बराबर, माध्यिक या माध्यिका बात एक ही है, ठीक है। चाहे माध्यिक लिख दो चाहे माध्यिका लिख दो, L + n/2 - CF और बटा F और इंटू H, ये सूत्र है हमारा। तो L का मान 20 है तो 20 लगा दीजिए, प्लस n/2 का मान 30, तो यहाँ पे 30, और माइनस CF का मान 10 है तो 10 लगा दीजिए, और बटा F का मान 30 है 30 लगा दो, और H का मान 10 है। बेटा हमने सब ये मान लगाए, जो मान यहाँ पे निकाले हमने, CF की जगह पे 10 लगाया,
एफ का मान 30 लगाया, एल की जगह 20 लगाया और एच की जगह पे 10, तो हल कर दीजिए इसको। तो 0 से 0 कट गए यहाँ पर, तो ये बचा हुआ 20 और प्लस ये हमारा बचेगा 20/30 में से 10 हटाएंगे तो 20/3, भाग लगा दीजिए इसका। तो 20 प्लस ये जगह 3 छक 18.66 ये चलेगा आपका, 6 चलता रहेगा। तो हमारा हो जाएगा 20 प्लस 6 दशमलव, ये वाला 6 हटेगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। ठीक है ये, तो 6 7 और जब इसे जोड़ेंगे तो 26.67 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भैया आंसर आया नहीं आया, और एक तो इसमें आंसर नहीं दिया, दिक्कत तो इस बात की है। बस आपका सही होगा आंसर, ठीक, बस सही कर लीजिए। घाघड़ी है, हाँ ठीक सही है। तो यहाँ पे क्या 26.6 दे रहा है, 26.6। ये 7 ना लिखो, लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, और ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रश्न को पूरा देखने एक बार आप। चलिए भाई, अगला प्रश्न है आपका नंबर 5, 21 का 5वां नंबर है। पहले तो प्रश्न देख लें आप। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले नंबर 21 का 5वां लिख लें आप। इक्कीस का है 5 नंबर, यानी यहाँ खाली। तो यहाँ पे बिंदु है -1,7 और अगला है आपका 4,-3, और बेटा जो अनुपात दे रखा है, अनुपात वो है हमारा कितना? 2:3। तो देखो ये x1 का मान होता है और ये y1 का मान होता है, और ये x2 का मान होता है, और ये y2 का मान होता है, और ये m1 का मान होता है, और ये m2 का मान होता है। तो हमें निर्देशांक बराबर सूत्र लगाना पड़ेगा। निर्देशांक सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 और x1 बटा m1 प्लस m2, कामा पर अगला है m1/2 और m2 x1 और बटा m1 प्लस m2। मान लगा दीजिए बेटा। m1 का मान कितना है? m1 का मान है हमारा 2, m1 का मान है 2, तो यहाँ पे लिख दो 2, और गुणा x2 का मान कितना है? x2 का मान 4 है तो 4 लगा दीजिए, प्लस m2 का मान, m2 का मान 3 है तो 3 लिख दीजिए, और x1 का मान -1 तो -1 लगा दीजिए, और बटा m1 प्लस m2, यानी इन दोनों का जोड़ 2 + 3, कामा m1 का मान 2/2 का मान -3 और m2 का मान 3 और x1 का मान 7 और बटा 2 + 3, यानी हर में 2 + 3 ही रहेगा। तो आपका 8 - 3 हो जाएगा और बटा 5, कामा ये माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 21/5। तो यहाँ पर बचेगा ये 5/5, यहाँ पे हो जाएगा कितना? ये 15 हो जाएगा, 15/5। इसे काट देंगे, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 तो ये 15। तो यहाँ पे निकलेगा 1,3, ये इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। वो आंसर तो दिए नहीं, हमें पता है इसमें क्या देखें। ठीक, हाँ दिया ही नहीं इसमें। यार दिया तो है, इसका क्या है? 1:3 दिया है, पूछ क्या गया था, यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु इतने इतने। तो बेटा इसका जो आंसर है वो गलत दे रखा। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए, तुम्हारा यही आंसर होगा, वो गलत है, पता नहीं क्या दे रखा है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको आप। अब इसके बाद नंबर है हमारा 4 चम्मच को कैसे करेंगे देखना। पहले थोड़ा इसको देख लें प्रश्न को आप। यहाँ पे लिखा हुआ है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए बिंदु के
कामा -1, 2 कामा 1 और 4 कामा 5 एक ही रेखा पर होंगे। अर्थात हमें लगाना सररेख होने का प्रतिबंध लगाना है, इसमें सररेख होने का प्रतिबंध। तो कैसे करेंगे देखना। तो हमारे पास जो बिंदु है, पहले तो नंबर लिख दें 21 का 4, 21 का 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिंदु है K कामा -1 और उसके बाद 2 कामा, अरे तेरी की, K कामा -1 और 2 कामा 1 और उसके बाद 4 कामा 5, ये बिंदु रहे हमारे। तो ये वाला मान होता हमारा x1 और ये वाला होता y1, ठीक है। और ये होता है x2 और ये होता है y2 और ये होता है x3 और ये होता है y3। तो सररेख होने का प्रतिबंध का सूत्र है हमारा, सररेख होने का प्रतिबंध, सररेख होने का प्रतिबंध सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और बराबर 0, y माइनस y, y माइनस y और y माइनस y। 23, 31, 12, 23, 31 और ये 12। अब इसे मान लगा दीजिए तो आपका हो जाएगा x1। तो यहाँ पे देखो y, अरे भैया x1 का पहले यहाँ पे x1 आया ना, तो x1 का मान कितना है, तो k है, तो यहाँ पे k लगा दीजिए, ठीक है, k, ठीक, k लिखा हुआ है। अब y1 का मान कितना है, y1 का मान -1 है, तो सॉरी y2 का मान कितना 1 है, तो 1 लगा दीजिए। अब y3 का मान कितना है, y3 का मान 5 है, तो -5 हो जाएगा ये, प्लस k2 का मान कितना है, सॉरी x2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 लगा दीजिए। और y3 का मान 5 और y1 का मान -1 है, तो +1 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना 4 है, तो 4 लगा दीजिए। और y1 का मान कितना है, y1 का मान -1, तो -1 और y2 का मान 1, -1 हो जाएगा, ठीक, और बराबर 0। अब यहाँ माइनस का 4 बचेगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 4 k बचेगा। अब ये 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पर, और ये प्लस 4। अब ये -1 तो -2 बन जाएगा और बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 4k और प्लस 12 और 4 दूनी 8, तो माइनस का 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस का 4k, यहाँ पर प्लस का 4 बचेगा बराबर 0। 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, फिर 4 को उधर ले जाइए तो माइनस का 4k बराबर माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 4 से 4 कट जाएगा, तो k बराबर 1 निकल के आएगा। इसका आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए प्रश्न नोट कर लीजिए। अब भैया इसमें आंसर भी गलत है और आंसर दिए भी नहीं है, ठीक है। हाँ, 21 का 4 चम्मच सही है, इसका एक आंसर आ गया, ठीक है। चलिए सही है। अब इसका तो जो 5वां नंबर है वो तो गलत ही दिया हुआ है, 1:3 दे रखा है। इसका जो आंसर क्या निकला था, अच्छा हाँ सही, तो आंसर सही, थोड़ा यहाँ पे छापन में गलती होगी बेटा। यहाँ पे जो 5वां नंबर है तो 1,3 है, यहाँ पे कामा लगा दीजिए और क्वेश्चन बंद कर दीजिए, ये है इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न को एक बार पूरा देख लें इसको। और प्यारे बच्चों, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लिया करें। सब्सक्राइब और लाइक का कोई रुपया नहीं लगता आपसे, तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसके बाद उसमें ये भी लिख देना इसके बाद कौन से सेट का हल चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब प्रश्न नंबर 22 चलेगा यहाँ से आपका। तो 22 नंबर क्या देखना जरा ध्यान से। 22 का यदि बिंदु इतने 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 एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतने 6 बार इकाई, तो सिद्ध कीजिए इतने बराबर तना। तो प्रश्न तो आपने देख लिया, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे इसको। तो प्रश्न नंबर है हमारा 21 का 22 का आज गलती बहुत हो रही है यार। 22 का तो यहाँ पे एक त्रिभुज के शीर्ष हमारे पास, ठीक है। तो ए यानी x, y और b
1,2, उसके बाद C 2,1 इस प्रकार। तो बेटा यहाँ पर ये वाला मान हो जाता भैया x1 का, ये वाला मान होता y1 का, ये मान है x2 का और ये वाला मान है y2 का और ये x3 का और ये वाला मान है y3 का। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है 6 है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है इसका हमारा 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3 कोष्टक बंद बराबर 6, ये वाला लिख दिया। अब यहाँ पे सूत्र होगा y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y। 23 31 12, तो देखो 23 31 और ये 12/2, ठीक है। अब यहाँ मान लगा दीजिए, तो देखो 1/2, तो x1 का मान कितना है, x1 का मान x है, तो यहाँ पे x ही रहेगा। अब y2 का मान कितना है, y2 का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। और x3 का मान कितना 1 है, तो 1 लगा दीजिए, कोष्टक बंद। प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान है आपका 1, तो 1 लिख दो। और y3 का मान है 1, y1 का मान है y, कोष्टक बंद। प्लस x3 का मान कितना है 2 है, तो 2 लगा दीजिए। y1 का मान y, y2 का मान 2, ठीक, और बराबर 6। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 1/2 तो चलेगा ही। अब यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 1 का गुणा x में करो तो x रहेगा। यहाँ पे माइनस y, यानी 1 का गुणा इसमें करो तो 1, फिर 1 का गुणा 1 में करो 1 का गुणा y में करो तो माइनस का y, प्लस 2 का y में करो 2y, फिर 2 का इसमें करो तो -4 और बराबर 6 हो जाएगा आपका। अब यहाँ से कुछ करना है आपको, चलिए भैया 1/2, तो यहाँ पे बचा हुआ हमारा x, तो ये बचा x ये है, ठीक, x ये है और ये हमारा क्या क्या है इसमें 2y और माइनस का y, तो प्लस का y बचा हुआ है। ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 3 बचा हुआ है और बराबर 6। अब ये बेटा 2 है ना, ये 2 गुणा में जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो x प्लस y माइनस का 3 बराबर 12। अब 3 को भेज देंगे उधर, जब 3 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस y बराबर 12 प्लस 3, तो x प्लस y बराबर 15, ये इसका आंसर आ गया। और बेटा यही हमें सिद्ध करना था प्रश्न में, ठीक। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 22 का था, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। तो संख्या ज्ञात करिए। तो चलो देखिए, तो सबसे पहले नंबर डालेंगे 22 का खा खरगोश, तो आप लिखेंगे माना इकाई का अंक माना इकाई का अंक 22 तथा ढाई का अंक x है, ठीक। तो अभीष्ट संख्या बराबर 10x प्लस y। अभीष्ट संख्या को मूल संख्या भी कहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है अंकों का योग 10 है, यानी कि 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y बराबर 9, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब ध्यान समझना, प्रश्न कर रहा है यहाँ पर यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, ठीक है, तो संख्या हमारी ये है, तो यहाँ पे x y के स्थान चेंज कर देंगे, यानी x y के स्थान बदल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 y और प्लस x,
जैसे ही इसके अंक बदले गए, ठीक, जैसे ही इसके अंक बदले गए तो क्या करा है, तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो बेटा इससे यानी बराबर पर ही लिख दो 10x प्लस वाई। ये वाली संख्या 27 अधिक है, ये 27 अधिक है, तो इसमें 27 घटा दीजिए। ठीक है, तो अब ये दोनों बराबर हो गए। अरे भैया देखो ये 27 अधिक है, तो इसमें से 27 हम घटा देंगे तो दोनों संख्या आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए इसको हल करिए। अब 27 को ले जाओ उधर और इन दोनों को लाओ इधर, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 बाई और माइनस बाई हो जाएगा, और प्लस एक्स और माइनस का 10x। बेटा ये दोनों संख्या इधर लेके आए और 27 को उधर भेजिए, 27 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 10 बाई में से ये बाई घटा दो तो यहाँ बचा हुआ 9 बाई माइनस, अब यहाँ पर 10x में से ये x घटाओ तो माइनस का 9x बचा हुआ बराबर 27। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो बाई माइनस एक्स बराबर 27 हो जाएगा। अब 9 1 9, 9 3 27, तो बाई माइनस एक्स बराबर 3, और ये हमारा निकलेगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो एक है x प्लस बाई बराबर 9 और दूसरा है बाई माइनस एक्स बराबर 3। अब यहाँ x कट गया तो बाई और बाई 2 बाई बराबर 12, तो 2 1 2, 2 6 12, तो बाई बराबर 6 निकल के आ गया हमारा। ठीक है, अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, तो इसके सामने लिख दो 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो एक यानी बाई बराबर 6 निकला है, तो बाई बराबर 6 यहाँ रखेंगे। चलिए तो ये बाई बराबर 6 का 1 में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 9। अब 6 को उधर भेज दो तो x बराबर 9 माइनस 6, तो x बराबर बचेगा 3, और तो नई लाइन से लेंगे संख्या बराबर 10x प्लस बाई हमारी संख्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे x बाई के मान लगा देने हैं, तो 10 गुणा 3 और प्लस बाई का मान कितना है, बाई का मान 6 है, तो हो जाएगा ये हमारा 30 और प्लस 6, तो आंसर हो जाएगा 36। ठीक, चलिए प्रश्न को पूरा देख लें आप एक बार, और पहले तो इसका बनाए आंसर हम है भी नहीं है। हाँ ठीक, सही कर लीजिए इसको। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए आप प्रश्न को। और प्यारे बच्चों वीडियो को भैया लाइक कर लिया करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है आपका 22 का गा। चलिए 22 का गा देखिए भाई, पहले दिखा दे प्रश्न आपको। यदि बिंदु इतने इतने और इतने को मिलाने वाली रेखाखंड इतने अनुपात में विभाजित करते तो ए का मान ज्ञात, ए और बी के मान ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले नंबर लिखेंगे 22 का गा। यहाँ पे जो बिंदु है हमारे पास, एक रेखा बना ले ऐसे करके। यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले रेखा बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जहां पर यानी जिन बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होगा, देखो और लिखा हुआ है, तो ये दोनों बिंदु किनारे पे रहेंगे, ये दोनों बिंदु किनारे पे रहेंगे और ये बीच में रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिख लो ए और यहाँ लिख लो बी। तो ए के निर्देशांक है 3a प्लस 1 कामा माइनस 3, ये तो हो गए ए के निर्देशांक, और बी के निर्देशांक है 8a कामा 5, 8a कामा 5। ठीक है, और बीच में निर्देशांक है एक हमारा p, तो इसके निर्देशांक हैं 9a माइनस 2 और कामा b। चलिए, और बेटा जो यहाँ पे अनुपात दे रखा है वो हमारा 3:1, यानी 3:1। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करें, इन दोनों बिंदुओं को पास पास ऐसे करके लिख देंगे, यानी कि 3a प्लस 1 कामा माइनस 3, और इसके बाद 8a कामा 5, और जो यहाँ पे अनुपात है हमारा वो 3:1। अब ये वाला मान बन जाएगा x1 का, ठीक, और ये वाला बन जाएगा x2 का, अरे तेरी की बाई 1 का यार, और ये वाला बन जाएगा x2 का,
और ये वाला बन जाएगा बाई 2 का, और ये वाला है m1 मान और ये आपका m2। तो यहाँ पे लिख लो निर्देशांक बराबर, यानी p के निर्देशांक, तो p के निर्देशांक, तो जो हमारा सूत्र है m1 x2 प्लस m2 और x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 और बटा m1 प्लस m2। ये इसके सूत्र हो गया। अब ये वाले मान इसमें रख दीजिए। अब देखो यहाँ पे p के निर्देशांक कितने हैं भैया, p के निर्देशांक ये रहे, तो यहाँ पे लिख दो p के निर्देशांक, तो इधर लिख दीजिए आप 9a माइनस 2 और कामा b बराबर, इधर x1 का मान 3 है और x2 का मान 8a है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8a, ठीक, प्लस m2 का मान 1 है और x1 का मान 3a प्लस 1 और बटा m1 प्लस m2, 2 3 और 1 4, सीधा डायरेक्ट लिखिए 4, m1 का मान 3, बाई 2 का मान ये 5 रहा, चलिए भैया, m2 का मान 1 और बाई 1 का मान -3 और बटे में 4, अरे m1 प्लस m2 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 ही तो आएगा नीचे। अब यहां से क्या करेंगे देखना, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे हम 9a माइनस 2 और कामा b बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 24a। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3a प्लस 1 और बटा 4 कामा, यहाँ पे थोड़ा समझिए, तो आपका 15 और -15 माइनस ये हो जाएगा 3 और बटा 4। तो यहाँ की जो निर्देशांक लिखेंगे हम 9a माइनस 2 और कामा b बराबर, तो ये आज 27a हो जाएगा ना, 24 27a और प्लस 1 बटा 4 और कामा ये आपका 12 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, ये 12 बटा 4, ठीक। अब यहाँ से दूसरा पेज लगा दे भैया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये बचेगा 3, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 बचेगा। अब बेटा क्या करेंगे, भुज बराबर भुज करेंगे और कोट बराबर कोट करेंगे, यानी इसका पहला और इसका पहला आपस में बराबर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, चलो इसी को लिख लो 27a और प्लस 1 बटा 4 और बराबर ये लिखेंगे यहाँ पर 9a माइनस 2। अब यहाँ पे कैसे गुणा करा दीजिए इसको, अरे भैया देखो भुज बराबर भुज होती है, चिन्ह लगा लीजिए आप यहाँ पर थोड़ा, देखो ये वाला करेंगे इसके बराबर और ये करेंगे इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बचा हुआ है ये, तो b का मान कितना मिल जाएगा, तो b का मान तो 3 मिल गया, यहीं पे ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसका बता रहे हैं आपको, तो हमने इन दोनों को आपस में बराबर कर लिया, ठीक है, यहाँ पे ये लिख लिया। तो कैसे गुणा करिए, तो इसके नीचे करो 1, तो इसका इसमें, तो हमारा हो जाएगा 27a और प्लस 1 और बराबर 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा ये a और -8 हो जाएगा। अब 36 को दिल लाओ, तो 27a माइनस का 36a और बराबर ये -1 है, इसको उधर भेजेंगे तो -8 तो ये है, इसको उधर भेजेंगे तो -1 बन जाएगा ये। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 9a बराबर माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कट गया, 9 1 9, 9 1 9, तो a बराबर 1 निकल के आ गया। जब 1 बराबर 1 निकल के आ गया, अब इसका ये वाला बिंदु बचा हुआ था b बराबर 3 हो जाएगा यहाँ पर सीधा, ठीक है। यहाँ पर लिख दो b बराबर 3 और ये आंसर हो गया, ठीक है। एक बार पहले इसके आंसर देख ले भाई, आया है नहीं आया, बेटा कहीं गलती हो गई भाई इसमें, वो गलती कहाँ हुई है अभी बता रहे हैं देख के। यहाँ पे जो आंसर दे रखा है देखो पीछे मॉडल में, यानी कि ये रहा b का a का मान 1 है, b का मान -3 है, ठीक है। तो देखो सवाल तो हमने देख लिया, सवाल हमारा ठीक लगा है, बस यहीं पे थोड़ा सही कर लीजिए बेटा, यानी b बराबर 3 होगा, ठीक है। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप।
वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करे भाई। ठीक, इतना पार्ट ये है। अब इसके बाद थोड़ा शेष भाग ये बचा हुआ हमारा इधर, यहाँ से इतना ये रहा। ठीक है, और आंसर गलत है तो यहाँ पे माइनस दे रहा है, वो माइनस नहीं होगा प्लस ही होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए। अब यहाँ से 22 के गा के बाद घा देखेंगे अब हम। तो प्रश्न नंबर दूसरे का घा है, चित्र में AD यदि BD यानी यदि BD लंब AC है, यानी ये वाला लंब है AC पर और ये वाला लंब है हमारा AB पर, तो सिद्ध करना कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है यहाँ पर BD लंब AC तथा EC लंब है हमारा AB। सिद्ध करना है त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज ABD, ये सिद्ध करना। ठीक है, तो उपपत्ति में लिखेंगे नई लाइन से, इन्हीं दोनों त्रिभुज का नाम लिखो, त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज ABD में। तो देखो कहाँ पे त्रिभुज है ये AEC, तो देखो AEC ये वाला त्रिभुज रहा हमारा, ये त्रिभुज। दूसरा है ABD, अब ये रहा ये त्रिभुज है। ठीक है, ये वाला। अब हमें ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाने हैं, तो चलो कैसे करते देखना। अब देखिए बेटा, ये कोण 90 अंश का है, जब ये 90 अंश का तो ये भी 90 अंश का दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अरे भैया जब ये 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का है। ठीक है, जब ये 90 अंश का है तो ये भी आपका 90 अंश का ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AEC कोण AEC बराबर कोण, अब ये वाला ADB और बराबर 90 अंश। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला कोण हमारा उभयनिष्ठ है, ये जो कोण है वो हमारा उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर कोण A और आगे लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक, जब ये उभयनिष्ठ बस हो गया प्रश्न, तो आप लिख दो अतः त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज ABD। किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर दिखा दीजिए, अब समरूप हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 के आधार पे। ठीक, ये आपका हो गया हल। चलो प्रश्न को देखिए आप जल्दी से एक बार। इसके बाद प्रश्न नंबर गा गमला के बाद है, गा घड़ी के बाद है या खाली। तो प्रश्न नंबर हमारा है 22 का या खाली। तो हमने टेबल बना के तैयार कर लिए। तो देखो मध्यमान कैसे निकालते हैं। मध्यमान इन दोनों को जोड़िए आप, 10 और 0 को जोड़ो, 10 और 0 को जोड़ो कितना हो जाएगा 10, यानी इन दोनों को जोड़ के आधा किया जाएगा, तो 10 का आधा हो जाएगा 5। फिर इन दोनों को जोड़ो 30, 30 का आधा 15, इन दोनों को जोड़ो 50, 50 का आधा 25, यानी जोड़ के आधा करिए। इन दोनों को जोड़ो 70, 70 का आधा 35, इन दोनों को जोड़ो 90, तो 90 का आधा 45। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमें जो हम आपको बताने जा रहे हैं, कल्पित माध्य विधि द्वारा बताने जा रहे हैं। कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना, उस विधि से आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे मध्यमान निकाल लिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बीच में पद कौन सा है, बीच में 25 है, तो ये हो जाएगा a का मान। ठीक, अब यहाँ पे देखिए xi माइनस a लिखा हुआ है, तो पहले ये वाले पूरे मान लिख लें। यहाँ पे 5, 15, 25, 35 और 45, और सब में देखो माइनस a, और सब में से 15 15 घटा दे, 25 25 घटा दें, 25 माइनस 25 माइनस 25 और ये माइनस 25 और माइनस 25, तो बेटा यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 20 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 10 बचेगा,
यहाँ पर माइनस का यानी 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 10, यहाँ बचेगा 20। इस प्रकार उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम आपको बताने वाले हैं कल्पित विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये बारंबारता इतने 2 टेबल किताब में दी हुई थी। तो मध्यमान निकाला, इन दोनों को जोड़ो आधा करो, इन दोनों को जोड़ो आधा करो, इन दोनों को जोड़ो 50, 50 का आधा 25। फिर क्या करेंगे, ये मध्यमान मिल गया। मध्यमान में जो बीच वाला मान होगा उसे ए मानेंगे। फिर यहाँ पर डी बराबर एक्स आई माइनस ए होता है। तो यहाँ पर पहले एक्स के मान दोबारा लिख लो। देखो ये एक्स है, मध्यमान है, तो 5, 15, 25, 35, 45 ये लिख लिया हमने। और सब में से ए का मान 25, सब में 25, 25 घटा दिया। तो 25 में से 5 घटाएंगे तो -20 बचेगा। और 25 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा। और 25 में से 25 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब 35 में से 25 घटाएंगे तो 10 बचेगा। और 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये है हमारा एफ और ये है हमारा डी। तो इन दोनों का गुणा करना है। तो 20 का गुणा 5 में करना है, तो हमारा हो जाएगा 100। 20 पंजे 100, वो भी माइनस का होगा। ठीक है, अब -10 का गुणा करेंगे 12 में, तो ये माइनस का 120 हो जाएगा। अब 25 का गुणा 0 में करें तो हो जाएगा 0। अब इसके बाद 10 का गुणा 10 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100। अब 20 का गुणा 8 में करेंगे तो हो जाएगा 160। अब प्यारे बच्चों देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का कट जाएगा। अब ये हमारा -120 है और ये प्लस का 160 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 40 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ डी बराबर 40। अरे भैया इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी ये जोड़ा ही तो जाता, तो ये संख्या माइनस की है, ये प्लस की है। तो 140 में से 120 निकल जाएगा, तो प्लस का हमारा बचेगा 40। अब यहाँ पे बारंबारता का जोड़ इसमें दिया नहीं है, अब इसको जोड़ेंगे हम। अब यहाँ पर सिग्मा एफ बराबर इसको जोड़ेंगे तो देखो 25, 5, 30, 30 तो 60 पे कर दीजिए। अब 12 और 8 20, 50, 10, 60, इसका जोड़ हो जाएगा 60। अब यहाँ पे हम कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि बता रहे हैं आपको। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी और बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है इसका। ये कहलाता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, ठीक, यानी कल्पित विधि द्वारा, ऐसे कल्पित विधि, कल्पित विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक, तो समांतर माध्य बराबर सूत्र लगा दीजिए। अब ए का मान कितना, ए का मान 25 है तो यहाँ 25 लगा दीजिए, प्लस इसका मान 40 है और बटा इसका मान 60 है। तो 20 एकन बोलिए 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। तो हमारा हो जाएगा 25 + 2/3। तो जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 25 + 0.666 यही निकलेगा। तो 25 + 0.67 हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो 25.67 हो गया। देखो ये वाला 6 हटाएंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। जो हटाने वाली संख्या 5 से बड़ी तो 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर आ गया। चलिए भैया प्रश्न को एक बार पूरा देख लें आप, और थोड़ा यहाँ पे आपको जूम करके दिखा। अगर वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है तो वहाँ पे लगभग 360 या 700 पे देखिए, 720 पे देखिए तो आपको सही दिख जाएगा। चलिए भैया, अब यहाँ से इसका प्रश्न नंबर अगला है 4 चम्मच इसका बहुलक ज्ञात करिए। पहले सारणी देख लेंगे, अब इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके टेबल बना लें पहले हम, आपके प्रश्न को देख लें पहले एक बार पूरा। तो इसका भी हमें बहुलक ज्ञात करना। तो बहुलक ज्ञात कैसे करते देखना। तो जो बारंबारता होती है, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखिए, यानी बहुलक ज्ञात करने के लिए बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या देखिए। तो बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या 8 है। ठीक, तो बेटा इसी के सामने लिख दिया जाएगा F1 और इससे ऊपर लिखा जाएगा F0 और इससे नीचे लिखा जाएगा F2 और इसी F1 के सामने ये L का मान हो जाएगा 3, ये इतना, ये L का मान हो जाता। ठीक, अब इसमें देखो कितने का अंतर है, वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है। देखो हर जगह 2-2 का अंतर है। कितने का, 2-2 का अंतर है। तो यहाँ पे H बराबर लिख लेंगे 2 हम। अब ये बहुलक ज्ञात करने का ये सूत्र रहा हमारा। तो मान आपको समझ में आ गए।
F1 का मान 8 है, F0 का मान 7 है और F2 का मान 2 है और L का मान 3 है और H का मान 2 है। अब यहाँ पे ये रहा सूत्र, तो मान लगा देंगे इसको हम। तो L का मान कितना हमारा, L का मान 3 है प्लस F1 का मान 8, F0 का मान 7 बटा 2 गुणा F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7। अरे भैया यहाँ पे मान रख रहे हैं, F1 का मान कितना 8 है, ठीक, F0 का मान 7, फिर F1 का मान 8, 2 गुणा 8 हो जाएगा, F0 का मान 7 है और F2 का मान 2, ठीक, कोष्टक बंद, और H का मान 2 यहाँ पर है। इसको हल कर दीजिए तो आपका ये 3 और प्लस यहाँ पर ऊपर बचेगा 1, तो 8 दूनी 16, ये 8 दूनी 16, ये माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2, तो आपका 3 और प्लस, तो ये हो जाएगा 2 1 का 2, तो 2 और बटा 16 में से 9 घटाओ तो 7 बचा हुआ है, तो 7 का भाग लगाओ, तो 3 प्लस 0 दशमलव ये 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 का भाग 2 में लगा रहे हैं, 0.7 दूनी 14, 6 बचा हुआ है, फिर 7 8 56, इतनी बार जाएगा ये। अब इसको जोड़ दीजिए तो 3.28 इसका आंसर आएगा बहुलक बराबर, ठीक है। इसका आंसर देखें आया नहीं आया है, हाँ 3.28, ठीक सही है। जल्दी से कर दीजिए इसको भैया, हाँ ठीक है। एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। उम्मीद है ये चीज समझ, जब बहुलक निकालेंगे तो बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या देखी जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो इसी के सामने F1, इससे ऊपर F0 और इसके नीचे F2 और इसके सामने L का मान 3 हो जाएगा और H बराबर 2 हो जाएगा, और ये बाकी हल रहा हमारा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। हमारा प्रश्न नंबर 23 है, उन संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका अयनमा पद इतना इतना, ठीक है। तो प्रश्न कैसे करेंगे देखना, तो यहाँ पे अयनमा पद यानी कि an बराबर, तो an बराबर दे रखा है, an बराबर है 3 + 2, ठीक है। हमें तो सवाल ही साला गलत लग रहा है ये। अब यहाँ पे यही नहीं समझ में आ रहा है ये n घात में होगा या n गुणा में होगा, पर इसका आंसर देखने दे रहा नहीं दे रहा है, ये आंसर तो है। तो बेटा ये n है ना, ये वाला n ऊपर ही घात में ही होगा ये। चलिए भाई, और वैसे घात में होगा तो नहीं हो पाएगा, घात में नहीं होगा, ये गुणा में ही होगा, 2n होगा ये, ठीक। चलिए तो यहाँ पर क्या करें, n बराबर पहले 1 रखेंगे हम, n बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। तो जब n की जगह पे 1 रखेंगे, यानी n बराबर 1, n बराबर 1 2 3 4 डैश 25 तक रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह पे 1 लगाएंगे, तो यहाँ पे a1 बराबर हो जाएगा 3 + 2 और गुणा 1, तो a1 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2 5 हो जाएगा ये। अब n बराबर 2 लगाएंगे तो a2 बराबर हो जाएगा 3 + 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा, तो a2 बराबर हो जाएगा हमारा 7, ठीक। अब इसके बाद a की जगह पर 3 लगाएंगे तो a3 बराबर, यानी n की जगह पे 3 लगाएंगे यहाँ पर अब हम, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 और 6 3 9, तो a3 बराबर हो जाएगा हमारा, बोलिए कितना होगा ये, बोल क्यों नहीं रहे हो, 3 दूनी 6 6 3 9 हो जाएगा, ठीक सही है। तो यहाँ पे जो हमारी श्रेणी बनी है यानी AP बनी है, वो कौन कौन सी बनी है, पहले जो इसका जो पहला पद कितना निकला 5 निकला, और दूसरा पद 7 निकला, और तीसरा पद 9 निकला, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्रेणी बनी है हमारी ये 5 7 9 और डैश 25 पदों तक, इसका योगफल ज्ञात करना, ठीक है। तो बेटा a का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, d का मान 7 - 5, तो यहाँ पे d का मान 2 हो जाएगा, और n का मान हो जाएगा 25, क्योंकि 25 पदों तक का योगफल चाहिए। तो 25 योगफल का सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d, ये इसका सूत्र होता है। तो n का मान 25/2 हो जाएगा,
2 और ए का मान कितना है, ए का मान 5 है तो यहाँ 5 लगा दीजिए। अब प्लस एन की जगह पे 25 और -1 और डी की जगह पे कितना 2 लगा दीजिए। इसको हल कर दीजिए तो ये 25/2 हो जाएगा हमारा, ये 10 और प्लस यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक, 24 दूनी 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 25/2 तो ये बनेगा जाके हमारा 58 हो जाएगा। अब 2 से काट दीजिए, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4 और 2 नेम 18 इतना। ठीक, गुणा कर दीजिए इसका तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 गुणा 29, गुणा करा दीजिए तो 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225 की 5 हाथ से लगी 22। ठीक, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 में 22 जोड़ेंगे तो हमारा बचेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 72। तो इसका आंसर निकल जाएगा 725। ठीक है, और कितना आंसर दे रखा था यहाँ पर, हाँ 725। ठीक, सही है। तो यहाँ पे 2n कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो थोड़ा समझो एक बार प्रश्न को। यहाँ पे देखो नंबर नहीं डाला हमने, प्रश्न नंबर हमारा है 23। चलिए तो भैया हमें 25 पदों का योगफल चाहिए था, तो n बराबर 1 2 3 4 यानी कहाँ तक 25 तक। ठीक है, ये रखने पर आगे लिख देना है, रखने पर। तो n की जगह पे 1 लगाया तो ये वाला पद मिला। ठीक है, फिर n की जगह पे हमने 2 लगाया, n की जगह पे 2 लगाया तो ये दूसरा पद मिला। फिर n की जगह पे 3 लगाया तो ये वाला पद मिला हमें। तो यहाँ पे जो AP बनी है 5 7 9 कहाँ तक, 25 पदों तक। तो A का मान 5 है, D का मान, इससे ये घटा देंगे तो D का मान मिल जाएगा, n बराबर 25 हो जाएगा। और योग निकालने के लिए सूत्र ये रहा हमारा। चलिए भैया, अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है 23 का अथवा। इसे कैसे करते देखना। तो 23 का अथवा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 है, यानी 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे देखना। तो प्रश्न नंबर है हमारा 23 का अथवा। तो बेटा हमारे 2 वर्ग हैं। ठीक है, एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये, एक छोटा और एक बड़ा है। तो इसकी भुजा मान ली हमने x है और इसकी भुजा मान ली y। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब प्रश्न कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग, अरे भैया वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वर्ग प्लस और इसका वर्ग बराबर, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है हमारा 117। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा x स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल क्या होगा y स्क्वायर। तो इन दोनों का योगफल बराबर 117। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ पर देखिए, अब इनके परिमापों का अंतर, तो बेटा इसका वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अरे भैया लिख दे यहाँ पर सूत्र, हम देखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वर्ग का परिमाप ठीक, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, वर्ग का परिमाप तो 4 गुणा भुजा। अब समझिए, ये लिखा है हमने, यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल, यानी भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर बराबर 117। फिर यहाँ प्रश्न ये कह रहा है इनका परिमापों का अंतर, तो इसका परिमाप 4x और इसका परिमाप 4y। ठीक, और इनका अंतर बराबर कितना है 12 है। ठीक, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई बराबर 12। तो 4 एकन 4 4 3 12, तो x माइनस वाई बराबर निकला 3। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो x माइनस वाई का वर्ग बराबर 3। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और बराबर हो जाएगा हमारा कितना 3। इसका भी तो वर्ग होगा भैया, 3 3 का 9 हो जाएगा। अब देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है
अरे भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना, देखिए 117 यहाँ पर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना, 117। तो यहाँ पे लगा देंगे हम 117। तो 117 माइनस 2x बाई और बराबर 9। ठीक है, अब 117 को उधर भेजेंगे तो माइनस 2x बाई बराबर 9 माइनस 117। तो माइनस का 2x बाई बराबर, जब इसे घटाएंगे 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ पर बचेगा 108। ठीक, ये माइनस का बचेगा, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 2 से काटिए, 2 1 2, 2 5 10, 2 9 18। तो x बाई 2 चौकू 8 होगा ना, 2 5 10, 2 चौकू 8, 54। तो x बाई बराबर 54। अब प्यारे बच्चों यहाँ से थोड़ा देखिए, अब देखो एक्स बाई का अंतर कितना है, एक्स बाई का अंतर 3 है, एक्स बाई का अंतर 3 है और इनका गुणनफल कितना है, 54 है। तो 54 के ऐसे गुणनखंड करो भैया, 54 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनका अंतर 3 हो। कितना हो, 3। तो 54 के ऐसे गुणनखंड करो उनका अंतर 3 हो। तो 8 9 छक्का 54, तो 9 और ये 4, 9 छक्का 54, हाँ 9 छक्का 54, 6 करिए ना। अब इन दोनों का अंतर कितना, 3 है। इन दोनों का गुणनफल 54 है और इन दोनों का अंतर कितना, 3 है। तो इससे मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर निकलेगा 9 सेंटीमीटर, 9 मीटर, और एक निकलेगा, अरे भैया ये x बराबर 9 मीटर कर लो और y बराबर कर लो 6 मीटर। ये इसके आंसर आ गए। यानी इसकी भुजा निकली हमारी 9 मीटर और इसकी भुजा निकली है 6 मीटर। ठीक है, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 4 गुणा भुजा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 24। 24 देख लीजिए भैया आप। साठ मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश 60 अंश है। तो उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात करी। तो कैसे करेंगे देखना। तो प्रश्न नंबर है हमारा 24। 60 मीटर ऊंची एक मीनार, ये बेटा बनाई हमने एक मीनार, इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। 60 मीटर ऊंची मीनार की चोटी एक मकान की छत, ये जमीन बनी है और ये बना मकान। ठीक, तो इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। एक बार प्रश्न को दोबारा फिर पढ़ रहे हैं। 60 मीटर ऊंची एक मीनार, ठीक है, की चोटी से और छत का, यानी इसका जो अवनमन कोण बना है ये, ठीक है, 45 अंश, और फिर इसका ये बना यहाँ से 60 अंश, और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये बनेगा 45 और ये बनेगा 60। तो हमें बताना है उस मकान की ऊंचाई, ये मकान है तो इसकी ऊंचाई h है, और यहाँ पर हमें ये भी बताना है इसमें उस मकान की ऊंचाई और मीनार से उसकी दूरी, यानी ये मीनार से कितनी दूर है, तो ये दूरी भी बतानी है। ठीक, ये वाली दूरी हमने x कर ली। तो यहाँ पे A B C D और ये E, तो ये दूरी हमने x करी है, तो बेटा ये भी x ही होगी। चलिए कैसे करते लिखना। सबसे पहले लिखना, माना BD एक मीनार है, BD एक मीनार है, BD एक मीनार तथा AE एक मकान है, AE एक मकान है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस मकान की ऊंचाई बतानी है, फिर ये मकान मीनार से कितनी दूर है ये बताना। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60। ठीक है, तो ये लंब बटा आधार हो जाएगा, 60 बटा x हो जाएगा, और tan 60 का मान होता है √3, तो 60 बटा x हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये √3x बराबर 60 हो जाएगा और √3 का भाग लग जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 60 बटा √3। अब इसका परमीकरण कर दें,
√3 बटा √3 ऐसे करके। तो 60 √3 बटा 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, तो आपका बनेगा ये 20। ठीक, 20 या 60 होता है, तो 20 √3। एक तो आंसर ये निकला हमारा मीटर। ठीक है, इतना पहले देख ले, इतना आया नहीं आया, इसमें आंसर नहीं दिए, तो बात ये है। हाँ, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करें, हम √3 का मान लगा दे रहे हैं, √3 का मान लगाएंगे। ठीक है, तो x बराबर, तो इसका मान होता है 1.732। √3 का मान ये होता है, 2 का गुणा करा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 दूनी 34, और 10 से पीछे कितने अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, और 1 0 ये बची हुई हमारी। ठीक है, अरे भैया 1.732 ये होता है। अब 2 का यानी 20 का गुणा करेंगे उतना आएगा। अब 10 वाले से पीछे कितने अंक है, 3 अंक का, तो यहाँ पे लगा दीजिए। अब पीछे वाला 0 लिखो या मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो 34.64 मीटर, ये इसका आंसर आ गया पहला। यानी कि मीनार से मकान की दूरी कितनी निकली है, 34 √64 मीटर। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब मकान की ऊंचाई ज्ञात करनी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, ये बताना हमें। तो तुम थोड़ा काम और कर लीजिए, तुम यहाँ पे इसको ऐसे मिला लीजिए। ठीक है, ऐसे करके, तो ये वाला बनेगा 45 का, और ये वाला बनेगा हमारा 60 का। तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 45 लिख दीजिए। अब थोड़ा इसमें और काम करना है बेटा। ये हमारी एच है, कितनी एच है, तो ये भी हमारी एच ही होगी इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कितनी बची है हमारी, ये वाली बची 60 माइनस एच इतनी। ठीक है, तो ये वाली ऊंचाई कितनी है, 60 माइनस एच है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ऊपर वाले लेंगे ECD में, समकोण त्रिभुज ECD में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 बराबर। ठीक है, तो ये 60 माइनस एच और बटा एक्स, ये, और इसका मान 45, इसका मान कितना होगा, tan 45 का मान 1 होगा। तो 60 माइनस एच और एक्स का मान ये हम निकाल चुके हैं, एक्स का मान 34.64। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 34.64। तो इसका नीचे गुणा कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे एक कर दीजिए, गुणा करो इसका इसमें, इसका इसमें। तो 60 माइनस एच बराबर हो जाएगा 34.64। अब यहाँ पे क्या करो, 34.64 को उधर ले आओ, एच को उधर भेजो। तो 60 माइनस 34.64 बराबर एच। अब इसे घटाइए, तो 60.00, 34.64। तो जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 6, 9 में से यहाँ पे 3 बचेगा, दशमलव। अब 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे रह गया कितना, 5, और 5 में से 3 गया 2। तो जब इसमें से घटाएंगे तो एच बराबर निकलेगा हमारा 25.36। ठीक, ये आंसर आ गया। देखें आया नहीं आया यार ये, हाँ सही है। देखो अब ये संख्या हमारी, ये 6 से, ये संख्या 5 से बड़ी है, तो ये 6 हटाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो एच बराबर निकलेगा 25.4 मीटर। चलिए भैया एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। और जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो भैया, और कमेंट में आपको ये भी बता देना इसके बाद कौन सा हल देखेंगे, किस सेट का हल चाहिए बता देना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका अथवा भी हम कराए दे रहे हैं आपको, और जो आपको बढ़िया लगे, लेकिन आपको सब सीखना भैया। ठीक है, चलिए अथवा देख लीजिए। तो पहले तो प्रश्न को देख लें आप। तो प्रश्न है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे देखना है इसको। तो भैया सबसे पहले नंबर डालने 24 का अथवा, यहाँ पे लिखेंगे 24 का अथवा। तो यहाँ पे एक चौड़ी सड़क है, ये बेटा हमने चौड़ी सड़क बना ली, इसके समान ऊंचाई के 2 मकान है ये। ठीक है, अब प्रश्न ये कह रहा है 80 मीटर है ये चौड़ी सड़क, कितनी 80 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 80 मीटर है ये। ठीक है, ये समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, जो
लगे हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर, मान लो यहाँ पर एक कोई बिंदु है, बिंदु पर बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है। यानी इसको यहाँ से मिला दें और इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो जो इनके कोण है वो कितने, यानी मान लो ये वाला 60 है और ये 30 है। तो हमें ये ज्ञात करना है इनकी ऊंचाई कितनी है। तो पहले ए बी सी डी और ये, तो हमें ये बताना है इसकी ऊंचाई कितनी है। अब ये खंबे इस बिंदु से कितनी दूर है और ये वाला खंबा इस बिंदु से कितनी दूर है, ये बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए ई तथा सी डी समान ऊंचाई के दो मकान है, क्या है, मकान ही खंबे हैं ये यार, खंबे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इनकी ऊंचाई एच कर लो। तो एक बार फिर समझिए, पहले हमें इन खंभों की ऊंचाई बतानी है, फिर हमें ये बताना है ये वाला खंभा बिंदु बी से कितनी दूर है, फिर ये वाला खंभा बिंदु बी से कितनी दूर है। तो बेटा ये वाली दूरी हम एक्स कर लें, ठीक है, और ये वाली दूरी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, ये वाली दूरी 80 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये वाला लिख लें। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ई ए बी में, तो यहाँ पे tan 30 लिखेंगे यहाँ पर, और tan 30 लंब बटा आधार यानी h बटा x। तो यहाँ पर इसके नीचे tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो h बटा x का h गुणा करा दीजिए, तो इसका h में इसका h में, तो x बराबर हो जाएगा h√3 मीटर। इसी को समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। अब इधर से हम समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे, ठीक है, ये वाला समकोण त्रिभुज बी सी डी में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज बी सी डी में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 लंब बटा आधार यानी लिखेंगे h बटा 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे h बटा 80 माइनस एक्स, ठीक। और x का मान कितना है, देखो x का मान h√3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 60 का मान √3 होता है, तो h बटा 80 माइनस h√3 ऐसे करके कैची गुणा कराइए, इसके लिए चेक कर लो। तो देखो √3 का गुणा 80 में करेंगे, पहले इसका इसमें करिए तो h हो जाएगा ये, ठीक, बराबर इसका इसमें करेंगे तो 80 √3, फिर √3 का इसमें करेंगे तो माइनस का 3h हो जाएगा ये हमारा। √3 का गुणा h√3 में करेंगे तो ये √ से √ हट जाएगा और 3h बचेगा, और 3h को लाइए इधर, तो आपका हो जाएगा h प्लस का 3h बराबर 80 √3। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 4 हो जाएगा, 4h बराबर 80 √3, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो h बराबर निकलेगा 20 √3 मीटर। तो मकान की जो ऊंचाई निकली है 20 √3 मीटर निकली। पहले तो एक आंसर देखना आया नहीं आया ये, अब इसको भी चेंज करना भैया, यानी √3 का मान लगा दीजिए। तो h का मान जो 20 √3 निकला, तो √3 की जगह पे 1.73 लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा h बराबर 20 गुणा √3 का मान होता है 1.732, ठीक है। तो h बराबर गुणा कराओ, तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6 और 2 सत्ते 14, हाथ से लेख, और 2 एकम 2 और 1 3 और 1 0, तो दशमलव से पीछे कितने अंक, 3 अंक, तो यहाँ पे लग जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 34.64 मीटर ये। और ये वाला मान कहाँ लगाएंगे हम, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये हमारी मकान की ऊंचाई निकल के आ गई है। अब ये वाला जो मान है, देखो h का मान ये निकला 20 √3, तो h की जगह पे 20 √3 लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे h बराबर 20 √3 समीकरण 1 में रखने पर, यानी h का मान 20 √3 निकला, यहाँ रखिए आप इसमें, तो x बराबर हो जाएगा 20 √3 और गुणा √3, फिर √3 का √3 में 3 बन जाएगा और 20 3 60 हो जाएगा, तो x बराबर 60 निकलेगा।
तो यहाँ पे खंभों की दूरी ये, यानी इसका मान, ये वाला खंभा कितनी दूर है भैया, जो खंभा आपका ये भी, ये वाला खंभा x मीटर दूर है और ये वाला खंभा 80 माइनस x मीटर दूर है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले तो मान, अरे भैया हमें देखो x का मान कितना 60 निकल के आ गया, तो ये वाला खंभा 60 मीटर दूर है और ये वाला खंभा 80 माइनस x दूर है। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे एक काम करिए, ए ई की दूरी बराबर कितनी x है, तो x का मान कितना निकला 60 मीटर निकला। अब यहाँ पे सी डी की दूरी, यानी ये वाला इस बिंदु से कितनी दूर है, 80 माइनस x है। सी डी की दूरी, तो 80 माइनस x का मान 60 लगा दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे 80 माइनस 60 तो कितना निकलेगा, 20 मीटर। यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भैया एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। तो पहले आपको ये करना, इधर से ये करके लाना, फिर ये वाला इधर करना, ठीक है, ये वाला। चलिए भैया अगला देखिए प्रश्न आप। प्रश्न नंबर हमारा 25 है। 3 मीटर व्यास के एक कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, ठीक है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बल्ला बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांधा गया है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न कैसे करेंगे देखना। पहले तो भैया इसका चित्र देख लें। तो पहले बेटा जमीन के अंदर एक बेलन खोदा गया, ठीक है। वो मान लो यहाँ से लेके जमीन के अंदर ये खोदा गया यहाँ तक, ऐसे करके, ठीक है। अब उससे जो मिट्टी निकली गई है वो उसके चारों तरफ लगा देगी इस प्रकार ये। तो इसकी जो चौड़ाई है हमारी ये वाली, देखो ये जो अंदर वाली यहाँ से लेके, ये अंदर से यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका जो व्यास है, यानी ये पूरा व्यास है हमारा कितना, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक आपका है बेलन, ठीक, और एक है बलय, बलयकार, यानी जो उसके चारों तरफ मिट्टी लगाएगी बलयकार कहलाएगा, ठीक है, यानी बलय भाग। तो बेलन का जो व्यास है, बेलन का व्यास है वो हमारा 3 मीटर है और आपको पता है ये व्यास को लिखा जाता है 2r। तो 2r बराबर 3, 2 का भाग लग जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 3/2। फिर 2 का भाग लगाएं तो r बराबर निकलेगा 1.5 मीटर इतना, ठीक, ध्यान समझना। अब यानी इसकी जो त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या निकली, जो बेलन की त्रिज्या निकली वो 1.5 मीटर निकली इसकी, ठीक। अब इसकी जो चौड़ाई है ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली हमारी 4 मीटर, कितनी है, 4 मीटर है, ठीक। तो ये बलयकार कहलाएगा। जब ये बलयकार भाग है तो ये अंदर वाली त्रिज्या कहलाती r2। तो r2 बराबर 1.5 मीटर और फिर अंदर से लेके बाहर तक ये बाहरी त्रिज्या कहलाती है, इसे हम r1 से लिखते हैं। तो 1.5 प्लस 4 तो हमारा हो जाएगा ये 5.5 इतने मीटर, ठीक। अब इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई मान लो चलिए h है, ठीक, कितनी h कर लीजिए और इसकी यानी यहाँ पे h डाल दीजिए, ठीक। h बराबर इसका ज्ञात करना है और इस बेलन की ऊंचाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 14 है। तो इसको बड़ी h कर लीजिए, तो h बराबर 14, ठीक, मीटर। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक, दो नहीं समझ लेना, क्वेश्चन मार्क। अब ये चीज क्या करके देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन, इधर लिखेंगे बेलन का आयतन और बराबर खोखले बेलन का आयतन, यानी आपको खोखला बेलन है यहाँ पे, ठीक, उसका आयतन लगेगा। बेलन का आयतन बराबर खोखले बेलन का आयतन या बलय भाग का आयतन, ठीक, खोखले बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, देखो बड़ी h है तो यहाँ पे h लगाई, ठीक है, पाई r स्क्वायर h। और खोखले बेलन का आयतन पाई और h, पाई h r1 प्लस r2, फिर अगले कोष्टक में r1 माइनस r2। हमें इसमें ये बताना है जो बलयकार जो उसके कुएं के चारों तरफ मिट्टी लगाई गई है वो कितनी ऊंची लगाई गई है। उसकी चौड़ाई तो 4 मीटर है लेकिन ऊंचाई कितनी, तो इसी h का मान बताना, इस h का मान बताना हमें, ठीक है। चलिए कैसे करते देखना। तो हमने इसकी ऊंचाई h मान ली बड़ी h और इसकी ऊंचाई h मान ली छोटी। तो देखो पाई से पाई बटा कट जाएगा, तो यहाँ पे r का मान कितना है, 3/2 लगा दीजिए। r का मान 3/2 है तो यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2
और गुणा 3/2। और एच का मान कितना है, एच का मान 14 है, तो यहाँ पे 14 लगा दीजिए ऐसे करके। तो यहाँ पे एच का मान तो पता नहीं हमें, तो यहाँ पे R1 का मान कितना है, R1 का मान है, देखो ये R1 का मान 1.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5 और प्लस R2 का मान है 5.5 और यहाँ पे घटा देंगे, गलत कर दिया यार हमने, कोई दिक्कत नहीं। R1 का मान 5.5, तो यहाँ पे 5.5 कर लो, 5.5, यहाँ पे 1.5, फिर अगले कोष्टक में 5.5 और माइनस 1.5। अब इसको हल कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 तियां 21 गुणा 7 और बटा 2 बराबर यहाँ पर बचेगा एच। और जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा 5 6 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, ये 7 हो जाएगा और ये बचेगा 4, ठीक। चलिए अब बेटा ये 7 से ये 5 6 ये 7 हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 बचेगा, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7। और देखो यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, 3 त्रिका 9 होगा, कितना 3 त्रिका 9 होगा भैया, यहाँ पे 9 कर लीजिए, 3 त्रिका 9/2, तो यहाँ पे 9/2 बराबर यहाँ पे बचेगा 4h, कितना 4h। तो h का गुणा करा दे, कैसे गुणा कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, तो 4 दूनी 8h, ठीक, और बराबर 9 और 8 का लगा दो भाग, तो h बराबर 9/8, ठीक है। तो यहाँ पर 8 का भाग इसमें 9 में लगाएंगे, तो यहाँ पे h बराबर निकलेगा 8 एकम 8 दशमलव 1 बचा, तो फिर 8 एकम 8, फिर यहाँ पे बचेगा 2, तो 8 दूनी 16, 8 पन्ना 40, इतने मीटर निकल के आएगा इसका आंसर, ठीक है। और ये हमें लग रहा है इसका आंसर दिया भी नहीं है। अब देखो थोड़ा आपको मैं दिखा दूं, ये किताब एनसीईआरटी किताब का है, देखो ये रहा प्रश्न, यानी प्रश्नावली 13.2 और इसमें जो प्रश्न नंबर है हमारा, कहाँ चला गया यार, हाँ ये प्रश्न नंबर 4 है। देखो व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा गया, ठीक। अब इसका आंसर हम लोग किताब में दिखा रहे हैं। तो ये प्रश्नावली 13.3 और प्रश्न नंबर 4 1.125 मीटर, ये आंसर देखो दिया हुआ है, ठीक। इसका आंसर नहीं दिया था, कोई बात नहीं, फिलहाल हम सवाल सही लगा रहे हैं तो हमारा आंसर ये ठीक आ गया। एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। और प्यारे बच्चों ये प्रश्न नंबर हमारा 25 था, ठीक है। देखो एक इसमें एक बार फिर आपको समझाने, थोड़ा कहाँ चला गया यार चित्र, देखो एक बेलनाकार गड्ढा खोदा गया, ठीक है। तो उस गड्ढे से जो मिट्टी निकाली गई वो इस कुएं के चारों तरफ लगा दी, ठीक। तो यहां से लेके यहां तक बेलन है आपका, तो इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे रखी थी और इसका व्यास 3 मीटर, त्रिज्या हमारा निकली थी, यानी त्रिज्या हमारी निकल के आई थी 1.5 मीटर, ठीक। अब इसके बाद क्या, अब इसकी जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है, तो बेटा ये खोखला बेलन बन गया। ये बार हमारा क्या, ये खोखला बेलन है, तो खोखले बेलन में ये आंतरिक त्रिज्या होती है, फिर अंदर से लेके बाहर तक ये बाहरी त्रिज्या होती है। तो आंतरिक त्रिज्या को R2 लिखा जाता है, तुमने R2 लिख दिया। फिर ये बाहरी त्रिज्या को R1 से लिखा जाता है, तुमने R1 लिख दिया। तो बाहरी त्रिज्या क्या है, यानी कि 1.5 ये और 4 ये, तो जोड़ के 5.5 हो जाएगी। तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो इस बेलन का आयतन, जो मिट्टी गड्ढा खोदा गया, यानी यहां से लेके यहां तक, इस बेलन का आयतन और इस मिट्टी का आयतन, ठीक, तो दोनों के बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसको हल किया तो ये हमारा एच का मान, यानी एच का आंसर निकल के गया 1.25 मीटर, ठीक है। तो बस प्यारे बच्चों, हल की इतना ही। जय हिंद, जय भारत।